हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसका बेसिक आइडिया कवर कर लेते हैं, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से 1799 में हुआ था। किस कंट्री में हुआ था? यह फ्रांस में हुआ था। उस टाइम के किंग कौन थे? तो किंग का नाम था लुई 16। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, उसका की आइडिया क्या था? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के लिए हुआ था। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता, यानी बोलने का अधिकार। इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल राइट्स, यानी समानता, सबको एक जैसा अधिकार। और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, यानी भाईचारा। इससे आपको यह पता चल रहा है कि रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में ना ही लिबर्टी थी, ना ही इक्वालिटी थी और ना ही फ्रेटर्निटी थी। तो ये रिवॉल्यूशन क्यों हो रहा था? तो ये रिवॉल्यूशन इन्हीं सब चीज़ों के लिए हो रहा था। ओके, तो बच्चा लोग अब ये बताओ, अगर स्कूल में सिर्फ जो फीस पे नहीं करते हैं पर उनको कैंटीन से खाने को मिल रहा है, तो ये कैसा लगेगा? गलत है, दिस इज़ अनफेयर। सबको इक्वल मिलना चाहिए। एग्जैक्टली इसी तरह फ्रांस में भी हो रहा था। कुछ लोगों के पास सब कुछ था और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं था। इसी इन इक्वालिटी के अगेंस्ट लोगों ने रिवॉल्ट किया। इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन, मतलब रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस कैसा था। ठीक है, फ्रांस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स। फ्रांस की जो सोसाइटी थी ना, वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी थी, जिसको बोलते हैं स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टेट्स। दिस डिवीज़न वॉज द रूट कॉज ऑफ ग्रेट इनइक्वालिटी एंड रेजेंटमेंट। मतलब कि जो सोसाइटी को डिवाइड किया गया था ना, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, जड़ था, मेन रूट था किसका? इनइक्वालिटी और रेजेंटमेंट का। इनइक्वालिटी मतलब किसी के पास इक्वल राइट्स नहीं थे, और रेजेंटमेंट मतलब लोगों में इसी कारण गुस्सा था। सोसाइटी को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, यानी चर्च लीडर्स, जिनको चर्च पीपल्स भी बोल सकते हैं या फिर प्रीस्ट्स भी बोल सकते हैं। इनके पास क्या था, क्या स्पेशल राइट्स थे, वो देखते हैं। ये 10% ऑफ लैंड ओन कर सकते थे, ये टैक्स पे नहीं करते थे, और इनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस भी था, मतलब स्पेशल राइट्स भी थे। अब सेकेंड स्टेट्स में नॉबिलिटी थे, यानी लॉर्ड एंड नॉबल्स, यानी राजा के रिलेटिव्स और बड़े ज़मींदार किस में आते थे? सेकेंड स्टेट में, जिनको क्या बोलते थे? नॉबिलिटी। ये 25% ऑफ लैंड ओन कर सकते थे, ये टैक्स पे नहीं करते थे, और इनके पास एक फ्यूडल राइट्स ओवर पीसेंट, मतलब ये कंट्रोल कर सकते थे फार्मर्स को, किसान को। अब आते हैं थर्ड स्टेट्स में। थर्ड स्टेट्स में कौन आता है? एवरीवन एल्स, 97% ऑफ पॉपुलेशन। मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को छोड़ के जितने भी बच्चे कुछ लोग थे वो आते थे थर्ड स्टेट में, यानी 97% पॉपुलेशन में। इसमें कौन आता था? बिग बिजनेसमैन, लॉयर, टीचर्स, फार्मर्स, सर्वेंट्स, लेबर्स, ये सब आते थे। ये सारे टैक्सेस पे करते थे। यही चीज़ मैंने आपको नीचे फ्लो चार्ट में बताई है। सोसाइटी 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुई थी, जिसको बोलते थे स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, यानी चर्च पीपल, चर्च लीडर्स। ये बहुत रिच थे, रिस्पेक्टेड थे, और इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। वही सेकेंड स्टेट में आ जाते थे, ये भी बहुत अमीर थे, रिच थे, बिग हाउसेस थे इनके पास, लैंड ऑनर्स थे, यानी ज़मींदार थे, राजा के रिश्तेदार भी हो सकते थे। ये भी टैक्स पे नहीं करते थे, इनको क्या बोलते थे? नॉबिलिटी। और वही थर्ड स्टेट में आ जाता है फार्मर, शॉपकीपर, लेबरर, टीचर, डॉक्टर। ये गरीब आदमी थे, यानी 97% ऑफ पॉपुलेशन। यही सारा टैक्स पे करते थे, पेज ऑल टैक्सेस। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी? टैक्सेशन इनइक्वालिटी। आधे लोग टैक्स पे करते थे और आधे लोग टैक्स पे नहीं करते थे। अब जो टैक्स पे कौन कर रहा है? गरीब आदमी कर रहा है, यानी पुअर पीपल कर रहे हैं टैक्स पे, मतलब गरीबी में और गरीबी। और टैक्स पे कौन नहीं कर रहा है? जो अमीर है, जो रिच है, वो टैक्स पे नहीं कर रहा है। तो इनमें एक ग्रेट इनइक्वालिटी आ गई, टैक्सेशन इनइक्वालिटी आ गई। अब द थर्ड स्टेट पे टाइल मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स। जो थर्ड स्टेट के पीपल्स थे, यानी 97% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये टैक्स पे करते थे और डायरेक्ट टैक्स करते थे। किसको? चर्च वालों को, या फिर बाकी बचा कुचा जितना भी टैक्स था ना देने का, वो सारा टैक्स ये
थर्ड स्टेट्स के ही लोग करते थे, वाइल द फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट वर कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट। इसका मतलब जब ये थर्ड स्टेट्स के जो पीपल्स थे वो टैक्स पे करते थे, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स के जो पीपल्स थे वो कम्प्लीटली फ्री थे। ठीक है, दिस क्रिएटेड एनॉर्मस रेजेंटमेंट। इसका मतलब इसी कारण वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता गुस्से में आई। 97% पॉपुलेशन फ्रांस में थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, पर उनके पास कोई इक्वल राइट्स ही नहीं थी, पॉलिटिकल पावर ही नहीं था। ओनली मेंबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स कुड होल्ड हाई ऑफिसेस इन आर्मी, चर्च एंड गवर्नमेंट्स। मतलब सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स के लोगों के पास स्पेशल राइट्स थी, बट ये टैक्स पे नहीं करते थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण क्या था? सबसे पहला कारण था फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी पैसों की कमी। फ्रांस बैंक करप्ट हो गया था। फ्रांस ने कई सालों तक वॉर लड़ी। सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका रिवॉल्यूशन में अमेरिका की हेल्प करने में खर्च किए। इस वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा ख़त्म हो गया। किंग लुइस 16 को अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत थी। उन्होंने नोबेलिटी कौन होते हैं? सेकेंड स्टेट पर टैक्स लगाने की कोशिश की, लेकिन नोबल्स ने मना कर दिया। Causes financial crisis. France became bankrupt after many wars. A lot of money was spent helping America in its revolution. King Louis XVI needed more money. He tried to tax the noble, but they refused. These are the first reason of the causes of the French Revolution. Second cause is the food shortage and hunger. मतलब खाने की बहुत कमी हो गई थी। 1788 में बैड हार्वेस्ट मीन्स खराब फसल हुई, इससे ब्रेड की कमी हो गई, फूड प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई। गरीब लोगों के पास ब्रेड खरीदने के पैसे भी नहीं थे, कई लोग भूखे रहने लगे। दे आर लिटरली स्टार्विंग। एक लेबरर अपनी 80-90% सैलरी सिर्फ ब्रेड खरीदने में खर्च कर देता था, जिसका टोटली मतलब होता है लोगों के पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए भूख और गरीबी बहुत बढ़ गई। Second causes is a food shortage and hunger. The harvest of 1788 failed. Bread became scarce. Bread prices increases sharply. Poor people could not afford food, or laborers spent 80-90% of their wages on bread. Food prices increase हो चुकी थी, जिससे 80 से 90% लोग अपना पूरा पैसा सिर्फ ब्रेड यानी खाने के लिए ही लगा पाते थे। थर्ड कॉजेज है आइडियाज़ ऑफ एनलाइटमेंट। आइडियाज़ ऑफ एनलाइटमेंट मतलब फिलोसफर्स लाइक रूसो, वोलाटायर और लॉक, इनने आइडियाज़ दिया। किस चीज़ का आइडिया? आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड राइट्स। दिस आइडियाज़ इंस्पायर्ड द फ्रेंच पीपल। इन सभी लोगों ने लोगों को फ्रीडम, समान अधिकार और इक्वल राइट्स के बारे में आइडिया दिया। इससे फ्रेंच के लोग इंस्पायर हुए, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना शुरू। देयर इज़ अ थर्ड कॉजेज एनलाइटमेंट आइडियाज़ मीन्स जो जेम्स जैक्स रूसो सपोर्टेड इक्वालिटी एंड पीपल्स गवर्नमेंट, वोलाटायर सपोर्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, जॉन लॉक बिलीव्ड इन नेचुरल राइट्स। देयर आइडियाज़ इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड इक्वालिटी। फोर्थ कॉजेज इज़ वीक लीडरशिप। जो किंग लुई 16 था वो एक कमज़ोर रूलर था, वो जल्दी डिसीज़न नहीं ले पाता था, वो फ्रांस की प्रॉब्लम को सही तरह हैंडल नहीं कर पाता था। वो अपनी वाइफ मैरी एंटोनिट लुई 16 की वाइफ थी। वो अपनी वाइफ से बहुत इन्फ्लुएंस था और क्वीन लग्जरी और लेविश लाइफस्टाइल जीती थी, जबकि आम लोग भूखे थे। किंग की कमज़ोर लीडरशिप ने फ्रांस की प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। सो द फोर्थ कॉजेस इज वीक लीडरशिप। किंग लुई 16 वॉज इनडिसिसिव। वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते थे। ही फेल टू सॉल्व फ्रांसिस प्रॉब्लम। फ्रांस में जो भी प्रॉब्लम थी वो उसको सॉल्व करने में असमर्थ थे, यानी नहीं कर पाते थे। और जो क्वीन मैरी एंटोनिट थी, जो कि लुई 16 की वाइफ थी, वो लग्जीरियस लाइफ जीती थी। पुअर लोग जो टैक्स पे कर रहे थे उसी से वो अपना लग्जीरियस लाइफ जीती थी, वाइल पीपल सफर्ड। फिफ्थ कॉजेस इज सोशल इनइक्वालिटी। द 3 स्टेट सिस्टम वॉज डीपली अनफेयर। ये जो 3 स्टेट का सिस्टम था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये लोग टैक्स पे नहीं करेंगे और सिर्फ थर्ड स्टेट टैक्स पे करेगा। यही द थर्ड स्टेट्स पे पेड ऑल टैक्सेस बट हैड नो से इन डिसीजन मेकिंग। मीन्स इन ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग थे उनके पास राइट्स थे, उनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस थे, वो अपना डिसीजन खुद बना सकते थे। पर जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे, लोगों का डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं था। The fifth cause is social inequality.
मतलब जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग थे वो टैक्सेस पे ही नहीं करते थे, पेड नो टैक्सेस, ये जो डिटेल लिखा है इसको काट देना। और जो द थर्ड स्टेट पे मोस्ट ऑफ द टैक्सेस, जो थर्ड स्टेट जो फ्रांस की 97% पॉपुलेशन थी वही बस टैक्स पे करती थी। और दे हैड अ नो पॉलिटिकल पावर। ओके, यहाँ पे लिटिल की जगह आएगा नो, दे हैड अ नो पॉलिटिकल पावर। मतलब जो 97% पॉपुलेशन थी फ्रांस की, उसके पास कोई अधिकार नहीं था, कोई राइट्स नहीं था कि वो डिसीज़न बना सके, कोई रोल नहीं था डिसीज़न मेकिंग में, नो रोल इन डिसीज़न मेकिंग। Now, the fifth and the last cause is the American Revolution. France had helped America win independence in 1776. अमेरिका को इंडिपेंडेंस 1776 में मिला था, ठीक है, जिसमें फ्रांस ने उसकी हेल्प की थी। दिस एक्सपोज फ्रांस सोल्जर्स एंड थिंकर्स टू आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट्स ऑफ सिटीजन्स। अब क्या हुआ था, अमेरिका रिवॉल्यूशन 1776 में हुआ था, ठीक है। फ्रांस के लोगों पर इसका बहुत असर पड़ा, फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी। तो फ्रांस के जो सोल्जर्स थिंकर्स ने अमेरिका में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और सिटीज़न राइट्स के आइडियाज़ देखी। फ्रांस के लोगों ने अमेरिका के रिवॉल्यूशन में देखा कि इक्वल राइट्स क्या होती है और इक्वल राइट्स कैसी दिखती है, सबको समान अधिकार कैसे मिलता है। वही चीज़ें यहाँ नीचे लिखी हुई हैं। सिक्स्थ, द इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिका गेन इंडिपेंडेंस इन 1776। फ्रेंच सोल्जर्स लर्न अबाउट डेमोक्रेसी एंड इक्वल राइट्स। दिस आइडियाज एनकरेज द फ्रेंच पीपल टू डिमांड फ्रीडम। मतलब फ्रांस के जो लोग थे वो अमेरिका के रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए थे। सो नाउ यू आर वेरी वेल नोन अबाउट द कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आखिर क्यों हुआ था। पहला कारण था फाइनेंशियल क्राइसिस, सेकंड था फूड शॉर्टेज एंड हंगर, थर्ड आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट, फोर्थ वीक लीडरशिप, फिफ्थ सोशल इनइक्वालिटी एंड सिक्स्थ इज द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इन सभी कारणों की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो बच्चों, मैंने ना आपको ये सारी स्लाइड्स को एज अ शॉर्ट समरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिखाया है। द रिवॉल्यूशन बिगिंस इन 1789। अब रिवॉल्यूशन शुरू हुआ कब, 1789 में। द स्टेट जनरल में 1789 में मीटिंग बुलाई गई स्टेट्स जनरल की, फिफ्थ में 1789, टू डिस्कस फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए। दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग इन 175 ईयर्स। ये फर्स्ट मीटिंग थी 175 ईयर्स में मीटिंग थी। बट द थर्ड स्टेट्स हैड अ प्रॉब्लम। थर्ड स्टेट्स में प्रॉब्लम थी। कैसे, अब यहाँ पे देखते हैं स्टेट जनरल क्या होता है। स्टेट जनरल क्या है, इसमें क्या होता है, ये फ्रांस की एक स्पेशल मीटिंग है। ये फ्रांस की एक स्पेशल मीटिंग है। इसमें तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है, यानी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुलाया जाता है। जैसे फर्स्ट स्टेट में आ जाता है चर्च पीपल, जिनको क्या बोलते हैं, क्लर्जी। सेकंड में आ जाता है नोबिलिटी और यहीं थर्ड में आ जाता है कॉमन पीपल। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, जो वोटिंग थी वो स्टेट वाइज होती थी। स्टेट वाइज मतलब जो फर्स्ट स्टेट है उसका 1 वोट रहेगा, सेकंड स्टेट है उसका 1 वोट रहेगा, मतलब सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स ही वोट कर सकते हैं, और थर्ड स्टेट का भी एक ही वोट रहेगा। अब क्या होता है, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग हैं इन लोग एक साथ वोट करते हैं, यानी इन लोगों की तरफ से 2 वोट हो गया, और जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं उसका सिर्फ 1 वोट। तो हमेशा फर्स्ट और सेकंड स्टेट की बात सुनी जाती है और थर्ड स्टेट की बात नहीं सुनी जाती है, जिसके कारण ये जो थर्ड स्टेट है वो रिवॉल्यूशन चाहता था। थर्ड स्टेट्स के लोग यानी 97% पॉपुलेशन, जिनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती थी। अब नेशनल असेंबली जून 1789 को हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, थर्ड स्टेट्स को ना लॉकड आउट यानी बाहर कर दिया गया स्टेट जनरल मीटिंग से, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि 1 वोट 1 पर्सन होना चाहिए। मीन्स एक पर्सन सिर्फ एक ही वोट दे पाएगा। बट ये बात उनके किंग लुइस 16 को
बिल्कुल पसंद नहीं आई। बट थर्ड स्टेट के लोगों ने हार नहीं मानी और वो 20 जून 1789 को इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। ठीक है, उन्होंने ओथ लिया। किन्होंने ओथ लिया? थर्ड स्टेट्स के लोगों ने टेनिस कोर्ट ओथ कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए नहीं बनेगा। ठीक है, अब क्या हुआ था कि थर्ड स्टेट्स के लोगों ने प्रॉमिस किया कि जब तक फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस प्रॉमिस को ही टेनिस कोर्ट ओथ बोलते हैं। ओथ का मतलब होता है प्रॉमिस। नेशनल असेंबली का एम क्या था? फ्रांस का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, यही नेशनल असेंबली का एम था। अब ये देखो, ये टेनिस कोर्ट ओथ कहाँ हो रहा था? तो ये इंडोर टेनिस कोर्ट एट वर्साइल्स में हो रहा था। इसके लीडर कौन थे? लीडर का नाम था मिराबो और अबेसीज। ठीक है, दे डिक्लेयर themselves द नेशनल असेंबली, वोट टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस। दिस वॉज द फर्स्ट मेजर एक्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज अ स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, 14 जुलाई 1789। द बेस्टाइल वॉज अ रॉयल प्रिजन इन पेरिस। ये जो जेल था, जेल का नाम था बेस्टाइल। ठीक है, ये फ्रांस में था। अब ये जो जेल था वो ना किंग के अत्याचार ऑपरेशन का सिंबल बन चुका था। ठीक है, तो 14 जुलाई 1789 में लोगों ने बेस्टाइल पर अटैक किया, जेल तोड़ दी, प्रिजनर्स मतलब अपराधियों को फ्री कर दिया। ये इवेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ऑफिशियल बिगिनिंग था। ठीक है, ऑफिशियल बिगिनिंग था ये। अभी भी फ्रांस में 14 जुलाई को बेस्टाइल डे यानी नेशनल डे मनाया जाता है। बेस्टाइल सिर्फ एक जेल नहीं थी बल्कि किंग की डिक्टेटरशिप का सिंबल था। यही सारी चीज़ें इस पॉइंट्स पे लिखी गई हैं कि बेस्टाइल वॉज अ रॉयल प्रिजन इन पेरिस, सिंबल ऑफ अ किंग टायरनी। On 14 July 1789, an angry mob stormed and destroyed the Bastille. They freed prisoners inside. This event marked as the official start of the French Revolution. 14 July is now celebrated as the Bastille Day, France National Day. Now we will move to the next topic, Women's March on Versailles, October 1789. अब क्या हो गया था? जो फूड प्राइजेस थी वो सारी इंक्रीज़ हो गई थी। लोगों की 80 to 90% ऑफ वेजेस सिर्फ खाना खरीदने में ही चले जाती थी। तो पेरिस की जो वुमेन्स थी उन्होंने वर्साइल्स प्लेस तक मार्च किया। उन्होंने डिमांड किया कि हमें ब्रेड चाहिए, यानी प्रोटेस्ट किया फूड शॉर्टेज के लिए। और उन्होंने मजबूर किया कि रॉयल फैमिली मूव बैक टू द पेरिस, जो रॉयल फैमिली है वो वापस अपने पेरिस चले जाएं वर्साइल छोड़कर। दिस शोड द पावर ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। ये क्या शो करता है कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स की पावर क्या होती है। इसमें जो ये वुमेन मार्च ऑन वर्साइल्स है अक्टूबर 1789, ये रिवॉल्यूशन, ये मार्च दिखाता है ऑर्डिनरी वुमेन्स भी इस रिवॉल्यूशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, IMP यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट बनी। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ अ मैन 1789। अब नेशनल असेंबली ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, इसमें सिटीजन्स के राइट लिखे। क्या राइट्स थे? ऑल मेन्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। सब लोग जन्म से फ्री और इक्वल होते हैं। नेचुरल राइट्स जैसे लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए, सिक्योरिटी सेफ्टी का राइट, सेफ्टी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशंस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना सभी का एक नेचुरल राइट है। एवरी सिटीज़न हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग लॉज। हर सिटीज़न को लॉ बनाने में पार्टिसिपेट करने का राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर पर्सन अपनी बात फ्रीली बोल सकता है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ सबके लिए इक्वल है। नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट लीगल रीज़न, किसी को बिना लीगल रीज़न के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दिस ऑल वर द राइट्स विच मेक इन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फ्रांस। Now, the France becomes a constitutional monarchy. In 1791, the National Assembly completed the new constitution of the France. अब जो 1791 में था ना, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था वो कंप्लीट हो गया था। फ्रांस वॉज नो लॉन्गर एन एब्सोल्यूट मोनार्की। मीन्स मोनार्की का मतलब होता है कि किंग और क्वीन
गवर्नमेंट को रूल करते थे, मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश का राजा यानी किंग और क्वीन शासन करते हैं और आम तौर पर हेरिडिटरी होती है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसी चीज़ को ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसमें ख़त्म कर दी गई थी, यानी द किंग पावर्स वर लिमिटेड बाय लॉ। अब जो किंग की पावर थी ना वो सिर्फ लॉ तक ही लिमिटेड रहती थी। तो की फीचर्स ऑफ द 1791 कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब जो एब्सोल्यूट मोनार्की था जिसमें सिर्फ राजा गवर्नमेंट को चलाता था, अब वो नहीं कर सकता है। किंग की पावर लिमिट कर दी गई थी थ्रू लॉ। द लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज क्रिएटेड, इलेक्टेड बॉडी टू मेक लॉस। इसका मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह है जहाँ लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमएलए कानून बनाते हैं, यानी लॉ बनाते हैं और सरकार के काम पर चर्चा करते हैं। तो ऐसी असेंबली क्रिएट कर दी गई। नाउ द ओनली मैन अबव 25 ईयर्स वो पे टैक्सेस कुड वोट, एक्टिव सिटीजन्स। अब जो 25 साल से के अबव जो मैन थे वही जो टैक्स पे करते थे वही वोट कर सकते थे। इनको बोलते थे एक्टिव सिटीजन्स। वुमेन सर्वेंट्स एंड नॉन टैक्स पेयर्स, जो टैक्स पे नहीं करते थे जैसे वुमेन सर्वेंट, इन लोगों को पैसिव सिटीजन बोलते थे, जिनको कोई वोट का अधिकार नहीं दिया गया था, नो वोटिंग राइट। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया था, मतलब पावर को सेपरेट कर दिया गया था, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल वर सेपरेट। लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशियल मतलब लॉ को जस्टिस देना। ये तीनों को सेपरेट कर दिया गया था, यानी कानून बनाने वाले, कानून लागू करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले और न्याय देने वाले तीनों अलग अलग थे, किसी एक के पास सारी पावर नहीं थी। नाउ द फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड, लॉर्ड हैड नो मोर पावर ओवर पीसेंट्स। इसका मतलब जो ज़मींदार थे उनके पास पहले बहुत सारे स्पेशल राइट्स होते थे और किसानों से टैक्स और मजदूरी ली जाती थी, बट ये फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश, मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया था और अब लॉर्ड हैज़ अ नो पावर ओवर पीसेंट्स। अब ये जो ज़मींदार थे उनका किसानों के ऊपर कोई राइट नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था। नाउ द पीसेंट्स यानी किसान अपना डिसीजन खुद बना सकते थे, खुद का उनके पास राइट था, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट टू द एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? जो 25 साल के ऊपर थे और वो मैन थे यानी मेल्स, उनको क्या दिया गया था? राइट्स दिया गया था सिर्फ वोट करने का, जिसमें से वुमेन वर एक्सक्लूडेड, मतलब पैसिव सिटीजन्स को हटा दिया गया था। पैसिव सिटीजन वुमेन्स थी। दिस लेड टू प्रोटेस्ट टू द वुमेन्स ग्रुप वो डिमांडेड इक्वल राइट्स। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना जिसमें वुमेन्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो ये एक और कारण था वुमेन्स ग्रुप का प्रोटेस्ट करने का, जो कि इक्वल राइट्स के लिए डिमांड कर रही थी। नाउ द रेडिकल फेस ऑफ reign of terror 1793-94. After 1792 the revolution become more violent. 1792 के बाद रिवॉल्यूशन और ज़्यादा वायलेंट हो गया था। फ्रांस वेंट टू द वॉर विद ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के साथ वॉर किया। अब इसमें क्या हुआ था? रेडिकल्स यानी कठोर शासक ने फ्रांस के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। जैकोबिन्स लीड बाय मैक्सिमिलियन रॉबेस्पीरे, मतलब ये रॉबेस्पीरे ये लीडर था, ठीक। ये इन लोग क्या है? ये है डोमिनेंट्स ग्रुप जिन्होंने फ्रांस को कंट्रोल में ले लिया था। द जैकोबिन्स क्लब क्या है? द जैकोबिन्स वर अ रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप। ये बहुत कठोर पॉलिटिकल ग्रुप थी जिसका नाम था जैकोबिन्स क्लब। दे वांटेड कंप्लीट इक्वालिटी। ये कंप्लीट इक्वालिटी चाहते थे। रॉबेस्पीरे इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स बट ऑल्सो ऑर्डर मास ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ एनिमीज। अब ये जो रॉबेस्पीरे जो लीडर था, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। ये सारे उसके रिफॉर्म्स हैं, और जो इस रिफॉर्म्स को मानने से, ऑर्डर को मानने से मना करता था, उसको पनिश भी किया जाता था। इसी पीरियड को, दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर, यानी डर का माहौल था। ये सबसे बहुत कठिन समय था, कठोर समय था। अब देखते हैं जैकोबिन्स रिफॉर्म्स अंडर रॉबेस्पीरे क्या है, ठीक है। क्या रिफॉर्म्स था? सबसे पहले प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स वर फिक्स्ड, मैक्सिमम प्राइस लॉ।
अब जो गुड्स यानी सामान वगैरह की प्राइजेस थी ना वो फिक्स कर दी गई थी। चर्चेज़ वर शट डाउन, चर्चेज़ को बंद कर दिया गया था। यूज़ ऑफ मॉन्सियर यानी मिस्टर और मैडम को बैन कर दिया गया था। एवरी वन वॉज कॉल्ड सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स थे, ना ही कोई मिस्टर था ना ही कोई मैडम था, ठीक है। न्यू कैलेंडर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें वीक हैज़ 10 डेज इंस्टेड ऑफ 7, मतलब वीक में 10 दिन होते थे ना कि 7 डेज कैलेंडर को कैंसिल करके 10 डेज वाला कैलेंडर माना गया, ठीक है। वीक में 10 दिन होने चाहिए। स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज वॉज एबॉलिश्ड इन 1794। 1794 में फ्रांस की कॉलोनी में स्लेवरी यानी गुलामी को ख़त्म कर दिया गया था। इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स बिफोर लॉ वॉज एनफोर्स इक्वालिटी, यानी सब सिटीज़न को लॉ के सामने इक्वल माना गया, कोई भी जन्म के बेसिस पर बड़ा या छोटा नहीं था। अब रेन ऑफ टेरर 1793 to 94, इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का शासन कहा जाता था, कठोर समय। क्यों? क्योंकि जो रॉबेस्पियरे का मानना था रिवॉल्यूशन को बचाने के लिए जो भी उसका दुश्मन है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। रॉबेस्पियरे मानता था कि ये जो रिवॉल्यूशन है ना ये हर कॉस्ट पे प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। एनीवन सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग एन एनिमी ऑफ द रिपब्लिक वाज अरेस्टेड एंड एक्सिक्यूटेड बाय गिलोटिन। इसका मतलब है कि जो भी इस रिवॉल्यूशन का दुश्मन है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। एक्सिक्यूटेड मीन्स पनिश होना चाहिए बाय गिलोटिन। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन एक मशीन थी जिससे सर काट कर डेथ दी जाती थी, ठीक है। ओवर 16,000 पीपल वर ऑफिशियली एग्जीक्यूटेड, लगभग 16,000 लोगों को इस मशीन से एग्जीक्यूट किया गया, यानी 16,000 लोगों को इस मशीन से, सर काटने वाली मशीन गिलोटिन से पनिश किया गया। इवन किंग लुइस 16 एंड क्वीन एंटोनिन वर गिलोटिन, यहाँ तक कि इस मशीन से लुइस 16 यानी जो राजा थे फ्रांस के और जो रानी थी लुइस 16 की वाइफ मैरी एंटोनेट को भी मौत की सज़ा दी गई गिलोटिन से, ठीक है। द गिलोटिन क्या है? इसमें वही चीज़ लिखा है, ए मशीन यूज फॉर एक्सिक्यूशन बाय बी हेडिंग। अगर रूल को, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे हैं, इस रिफॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको पनिश किया जाता था गिलोटिन मशीन से। ये इस नेम्ड आफ्टर डॉक्टर जोसेफ इग्नेस गिलोटिन, इसका मतलब इस गिलोटिन इस मशीन की डिस्कवरी होने की थी। वॉज कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन एंड इक्वल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन, सभी के लिए एक ही टाइप की क्या पनिशमेंट थी। यूज ऑफ, इसमें 21 जनवरी 1793 में किंग लुइस 16 को भी सेम पनिश किया गया था और ये एक सिंबल ऑफ टेरर पीरियड था, ठीक है। दिस ऑल वर द सिंबल ऑफ टेरर पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794। इसका शॉर्ट में ये बोल सकती हूँ कि 1792 में रिवॉल्यूशन और वायलेंट हुआ, जैकोबिन्स में पावर आया। जैकोबिन्स कौन था? एक पॉलिटिकल पावर ग्रुप था, ठीक है। उसके लीडर का नाम था रॉबेस्पियरे, जिसने नए रिफॉर्म्स दिए, जैसे प्राइजेस फिक्स किए, चर्चेज बंद कर दिए गए, मिस्टर एंड मैडम बुलाने की जगह सब सिटीज़न बुला गया उनको। वीक में 7 दिन से ज़्यादा, वीक में नया कैलेंडर लाया गया, वीक में 7 डेज़ ना हो के अब 10 दिन होने लगे। 1794 में स्लेवरी यानी गुलामी को ख़त्म कर दिया गया और सब लॉ के सामने इक्वल थे। इसी सब को क्या बोलते हैं? रेन ऑफ टेरर। और जो भी इस चीज़ को मानने से मना करता था, इस चीज़ का एनिमी था, दुश्मन था, उसको गिलोटिन, एक ऐसी मशीन, सर काटने वाली मशीन से पनिश किया जाता था, जिसमें से 16,000 से ज़्यादा लोगों को इस मशीन से पनिश किया गया, जिसमें किंग एंड क्वीन ऑफ फ्रांस लुइस 16 एंड मैरी एंटोनेट भी आते हैं। दिस इज़ द होल समरी ऑफ दिस पार्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंड ऑफ टेरर। ये जो माहौल था, डर का माहौल, यानी ये जो एकदम कठिन समय था, वो ख़त्म कैसे हुआ। फाइनली रॉबेस्पियरे कलीग्स टर्न अगेंस्ट हिम। अभी जो रॉबेस्पियरे था, लीडर था जैकोबिन्स ग्रुप का। जैकोबिन्स क्या था? एक पॉलिटिकल पावर ग्रुप था जिसका लीडर था रॉबेस्पियरे, ठीक है। अब इसके खुद के कलीग जो थे वो उसके अगेंस्ट हो गए थे। ही वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर दिया गया। किसको? रॉबेस्पियरे को अरेस्ट कर दिया गया था और उसको भी गिलोटिन दे दिया गया था। गिलोटिन एक मशीन थी सर काटने वाली, उसको भी वही पनिश किया गया। कब? जुलाई 1794 में। आयरनिकली बाय द सेम मेथड ही यूज्ड ऑन अदर्स, उसे भी वैसे ही मौत दिया गया जैसे वो बाकियों को देता था। दिस इज़ नोन एज द थर्मिडोरियन रिएक्शंस। द डायरेक्टरी राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब क्या हुआ था 1794 में, तो ये जो रॉबेस्पियरे थी इसकी गवर्नमेंट गिर गई थी, जो कि हमने पिछले साइड में पढ़ा है कि कैसे गिर गई थी इसकी गवर्नमेंट, ठीक है। अब उसके बाद 1795, ठीक है। 1795 में न्यू गवर्नमेंट आई जिसको बोलते थे डायरेक्टरी, ठीक है। ये जो डायरेक्टरी है ये पावर में आई, जिसमें 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी
थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस गवर्नमेंट में 5 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी थी। ये लोग मिलकर फ्रांस चलाते थे। बट प्रॉब्लम क्या थी, ये वीक थी, कमज़ोर थी, ठीक है, करप्ट थी, करप्शन था इसमें। ये फ्रांस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते थे और इसके कारण फ्रांस की इकोनॉमी हमेशा खतरे में रहती थी और वॉर्स हमेशा कंटिन्यू ही रहते थे। इसलिए डायरेक्टली फ्रांस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई। फिर क्या हुआ, राइज ऑफ नेपोलियन इन 1799। नेपोलियन बोनापार्ट वॉज अ ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल who had won many wars for France। अब नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत टैलेंटेड और सक्सेसफुल मिलिट्री जनरल था। उसने फ्रांस के लिए कई वॉर्स जीते थे, इसलिए लोग उस पर भरोसा करते थे, ठीक है। अब 1719 में क्या हुआ, नेपोलियन ने एक कूप यानी मिलिट्री टेक ओवर किया। कूप का मतलब होता है गवर्नमेंट को फोर्स से हटाकर पावर अपने हाथ में ले लेना, ठीक है, मतलब मिलिट्री टेक ओवर करना, क्योंकि वो मिलिट्री जनरल था। एंड ओवर थ्रू द डायरेक्टरी को हटा दिया उसने और खुद फ्रांस का रूलर बन गया। ही डिक्लेयर हिमसेल्फ फर्स्ट काउंसिल ऑफ फ्रांस। पहले उसने खुद को फर्स्ट काउंसिल बनाया फ्रांस का। बाद में 1804 में एम्परर अब खुद को सम्राट बना लिया वहाँ का। अब हम देखते हैं नेपोलियन की कंट्रीब्यूशन क्या था, ठीक है। क्रिएटेड अ नेपोलियनिक कोड इक्वल लॉज फॉर ऑल। नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड बनाया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या था, सब लोग एक समान इक्वल थे और लॉ को सिंपल और यूनिफॉर्म बनाया गया। सेकंड क्या है, एबॉलिश फेडरलिज्म वेरेवर ही कॉन्कर्ड, मतलब फेडरलिज्म ख़त्म किया गया। जहाँ जहाँ नेपोलियन ने जीत हासिल की थी वहाँ ने फ्यूडल सिस्टम यानी किसके ऊपर कंट्रोल करना को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजर्स को स्टैंडर्ड किए, मतलब हर जगह एक ही सिस्टम यूज़ होने लगा। इससे ट्रेड और बिजनेस आसान हो गया। मतलब क्या होता था कि ना ये नेपोलियन राइज से पहले जैसे ये एक जगह है, ये एक जगह, ठीक है। यहाँ अगर 1 किलो शक्कर 10 रुपये में बिक रहा है तो यहाँ 1 किलो शक्कर 50 रुपये में। इस जगह पे दूसरे वेट्स और मेजर्स चलते थे और इस जगह पे दूसरे वेट्स और मेजर्स चलते थे, ठीक है। तो नेपोलियन ने क्या किया, इन सबको स्टैंडर्डाइज किया, मतलब अब हर जगह एक ही सिस्टम यूज़ होने लगा। इससे ट्रेड और बिजनेस आसान हो गया था, ठीक है। बिल्ड रोड्स, स्कूल्स एंड बैंक्स, ठीक है। उसने रोड्स बनवाए, स्कूल खुलवाए, बैंक स्टेबलाइज किया, मतलब डेवलपमेंट में हेल्प किया, ठीक है। स्प्रेड रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ अक्रॉस यूरोप, मतलब नेपोलियन ने यूरोप को कई देशों में इक्वालिटी, लिबर्टी, एंड ऑफ फेडरलिज्म जैसे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ फैला दिए। अब हम देखते हैं नेपोलियन का फेलियर क्या था। मेड हिमसेल्फ एम्परर, उसने खुद को सम्राट बना लिया था। वेंट अगेंस्ट रिवॉल्यूशन आइडियल्स, ये रिवॉल्यूशन आइडियल्स के अगेंस्ट था, मतलब खुद एम्परर बन गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एम था कि मोनार्की को ख़त्म करना है, लेकिन नेपोलियन खुद एक एम्परर बन गया। क्या है, वॉर्स डिनाइड फ्रांस रिसोर्सेज। अब इसने बहुत वॉर्स किए, उसने लगातार वॉर्स किए, इससे फ्रांस का पैसा और रिसोर्सेज ख़त्म होने लगे थे। रिस्टोर स्लेवरी इन सम कॉलोनीज, अब इसमें क्या होता है, कुछ फ्रेंच कॉलोनीज़ में नेपोलियन ने स्लेवरी को दोबारा रिस्टोर कर दिया था, मतलब फिर से गुलामी आने लग गई थी। ये रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ के खिलाफ था, ठीक है। अब मिलिट्री डिफीट्स वीकेंड्स फ्रांस, अब बाद में नेपोलियन ने कई वॉर्स हार भी गए तो फ्रांस इवेंचुअली एक्सिल टू द सेंट हेलेना आइलैंड, मीन्स आखिर में नेपोलियन को पकड़कर सेंट हेलेना आइलैंड में भेज दिया गया। इसे एग्जाइल कहते हैं, ठीक है, एग्जाइल। ये जो पकड़ के उसको भेज दिया गया था किसी और देश में कि दोबारा पावर में ना आ सके, उसको क्या बोलते हैं, एग्जाइल। सो दिस इज द डायरेक्टरी एंड द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नाउ द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वुमेन्स का रोल क्या था। वुमेन प्लेड एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट अंडर अप्रिशिएटेड रोल इन द रिवॉल्यूशन। दे वर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स बट वर अल्टीमेटली डिनाइड इक्वल एंड पॉलिटिकल राइट्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वुमेन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, लेकिन उन्हें उतनी रिस्पेक्ट और राइट्स नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। मतलब वुमेन्स ने रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प की, लेकिन बाद में उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वुमेन कंट्रीब्यूशंस, मतलब वुमेन्स की क्या कंट्रीब्यूशंस थी रिवॉल्यूशंस में। तो सबसे पहले क्या था, लेट द वुमेन मार्च ऑन वर्साइल्स अक्टूबर 1789 डिमांडिंग ब्रेड, मतलब फूड शॉर्टेज हुआ था जिसमें वुमेन्स ने मार्च किया था, मतलब हज़ारों वुमेन्स मार्च ऑन वर्साइल्स में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने पैलेस ऑफ वर्साइल्स तक मार्च किया। उनकी डिमांड थी हमें ब्रेड दो और हमारी फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सबसे फेमस मार्चेस में से एक थी, ठीक है। फिर आ जाता है सेकंड, फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड एसोसिएशंस, मतलब
उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, वुमेन ने अपनी पॉलिटिकल क्लब्स और एसोसिएशंस बनाए। यहाँ वो अपने राइट्स और इक्वालिटी के लिए आवाज़ उठाती थी। वर्ल्ड एज अ जर्नलिस्ट एंड राइटर्स स्प्रेडिंग रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़, मतलब जर्नलिस्ट और राइटर्स बनी। बहुत सी वुमेन ने आर्टिकल और बुक लिखे, उन्होंने रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ को लोगों तक पहुँचाया। ठीक है, अब ओलम दे गूज रॉट द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स 1791। सबसे फेमस वुमेन एक्टिविस्ट थी ओलम दे गूज। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 1791 में उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन ऑफ द फीमेल सिटीज़न लिखा। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट था। इसमें उन्होंने डिमांड की वुमेन्स को भी मैन के बराबर राइट्स मिलने चाहिए। पार्टिसिपेट इन स्ट्रीट प्रोटेस्ट रैलीज एंड अपराइजिंग्स, वुमेन्स ने रैलीज में, अपराइजिंग्स और स्ट्रीट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। मेड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बाय वर्किंग इन मार्केट एंड एज अ वर्कर्स, उन्होंने इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी किया मार्केट में काम करके एज अ वर्कर। ठीक है, और ये अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती थी। अब राइट डिनाइड्स टू वुमेन, मतलब ऐसे कौन से राइट्स थे जो वुमेन्स को नहीं मिले। सबसे पहले कुड नॉट वोट अंडर द 1791 कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 1791 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वुमेन वोट नहीं कर सकती थी। ठीक है, वेल क्लासिफाइड एज अ पैसिव सिटीजन्स, नो पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स तो यही थी, बट इनको पैसिव सिटीजन्स माना गया है क्योंकि ये टैक्स पे नहीं करती थी, तो इनको वोटिंग का भी कोई राइट नहीं था। ठीक है, अब ओलम दे गूज वॉज गिलोटिन इन 1794 फॉर हर राइटिंग। अब क्या हुआ था, ये जो ओलम दे गूज थी ना, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा था। डॉक्यूमेंट का नाम था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन को भी मैन के बराबर राइट्स मिलने चाहिए, मतलब वुमेन्स भी इक्वल है एज अ मैन। ठीक है, तो इसी डॉक्यूमेंट के लिए उनको गिलोटिन कर दिया गया था। अब वुमेंस क्लब हैज़ एसोसिएशन वाज शट डाउन इन 1793। अब जो भी वुमेंस की क्लब्स थी, उनका एसोसिएशन था, उनको बंद कर दिया गया था 1793 में। इक्वल राइट्स फॉर वुमेंस वर नॉट अचीव थ्रू द रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन के बाद भी वुमेंस को इक्वल राइट्स नहीं मिले थे। ठीक है, हैड टू वेट अंटिल 1944 टू गेट वोटिंग राइट्स इन फ्रांस। वुमेंस को ये वोटिंग राइट्स कब मिले, 1944 में, मतलब रिवॉल्यूशन के लगभग 150 साल बाद। ठीक है, वुमेंस को वोटिंग राइट्स मिले हैं। और नीचे यहाँ पे लिखा है ओलम दे गूज कौन थी, वो एक फ्रेंच पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और राइटर थी। उसने क्या राइट किया था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स इन 1791। ये एक डॉक्यूमेंट था। इसमें क्या डिमांड था इक्वल राइट्स फॉर वुमेन जस्ट लाइक मैन की तरह वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। वॉज अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय गुलियोटिन इन 1793। इनको भी मार दिया गया था 1793 में। सी इज़ अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल फॉर वुमेन इक्वालिटी। ये एक सिंबल है कि उन्होंने कैसे वुमेन्स इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया। Abolition of slavery. The French Revolution ideas of liberty, equality were tested against France's practice slavery in the Caribbean colonies like Saint Domingue. Now it's called Haiti. Means abolition of slavery, मतलब गुलामी ख़त्म कैसे हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, मतलब आज़ादी, फ्रीडम, समानता, इक्वल राइट्स एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, फ्रांस अपनी कॉलोनीज़ में लोगों को स्लेव बनाकर रखता था, मतलब फ्रांस में सभी गुलाम थे। ठीक है, वो गुलाम बनाकर सबको काम करवाता था। इसलिए लोगों ने सवाल उठाया आफ्टर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन कि अब सब इक्वल है तो फिर स्लेवरी क्यों। फ्रांस हैड अ प्रॉफिटेबल शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो प्लांटेशन इन द कैरिबियन। फ्रांस की कैरिबियन कॉलोनी सेंट डोमिंग, जिसको अभी हैटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ ना प्लांटेशन होता था, यानी खेती होती थी। किस चीज़ की, शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। दिस प्लांटेशन वर वर्क बाय एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स ब्रॉट फ्रॉम अमेरिका। वहाँ शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की प्लांटेशन होती थी। अफ्रीका से गुलाम बनाकर लोगों को लाया जाता था और वो इन सभी की खेती करते थे। द स्लेव ट्रेड वॉज ट्रायंगुलर बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन्स, मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगुलर ट्रेड हुआ था किस किस के बीच, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। यह ट्रेड 3 जगहों के बीच होता था, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। यूरोप सामान अफ्रीका को भेजता था, अफ्रीका वहाँ से गुलाम बनाकर लोगों को अमेरिका यानी कैरिबियन ले जाया जाता था, और अमेरिका कैरिबियन शुगर, कॉफ़ी और दूसरा माल यूरोप भेजा जाता था। तो इसको बोलते थे ट्रायंगल ट्रेड। इन 1794 द जैकोबिन गवर्नमेंट अंडर रेबोस्पिरी एबोलिश स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। अब जो रेबोस्पिरी का गवर्नमेंट था, जैकोबिन्स गवर्नमेंट,
वो स्लेवरी को ख़त्म कर चुका था फ्रेंच कॉलोनीज़ में 1794 में। बट हाउएवर नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी इन 1802 गोइंग बैक ऑन द रिवॉल्यूशन आइडियाज़। नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी आइडियाज़ को रीइंट्रोड्यूस किया था 1802 में और ये रिवॉल्यूशन आइडियाज़ के अगेंस्ट था। स्लेवरी वॉज फाइनली एबॉलिश परमानेंटली फ्रेंच कॉलोनी इन ओनली इन 1848। अब परमानेंटली एबॉलिश्ड स्लेवरी परमानेंटली कब ख़त्म हुआ? फ्रेंच में 1848 में। द एंस्लेव्ड पीपल ऑफ सेंट डोमिंग रिवॉल्ट एंड क्रिएटेड इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ हैटी इन 1804। और जो गुलाम लोग थे अफ्रीका के सेंट डोमिंग में, वो रिवॉल्ट किए, रिवॉल्यूशन किए और हैटी को, यानी जिसको पहले सेंट डोमिंग के नाम से जाना जाता है और अभी हैटी के नाम से जाना जाता है, वो इंडिपेंडेंट नेशन बना इन 1804। एंड परमानेंट एबॉलिशन बाद में 1848 में फ्रांस ने अपनी सभी कॉलोनीज़ में स्लेवरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, यानी परमानेंटली एबॉलिश कर दिया। उसके बाद स्लेवरी वापस नहीं। नाउ द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशन। द रिवॉल्यूशन डिक्लेयर्ड ऑल मैंस आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, बट दिस डज नॉट अप्लाई टू द एंस्लेव्ड पीपल। जो रिवॉल्यूशन था उसने डिक्लेयर किया था कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, और ये भी डिक्लेयर किया कि ऑल मैंस आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, सभी लोग आज़ाद और बराबर पैदा होते हैं। लेकिन असल में क्या हो रहा था? फ्रांस अपनी कैरिबियन कॉलोनी सेंट डोमिंग, जिसको आज हैटी के नाम से जाना जाता है, अफ्रीकन लोगों को गुलाम यानी स्लेव्स बनाकर शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो का प्लांटेशन में काम करवाया जाता था। बोल रहे थे कि सब बराबर हैं, लेकिन गुलामी चला रहे थे। यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशन का मतलब है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी और इक्वालिटी की बात की और कहा कि सब लोग आज़ाद और बराबर है, लेकिन फ्रांस अपनी कॉलोनीज़ में स्लेवरी से प्रॉफिट करता रहा, इसलिए रिवॉल्यूशन के आइडियल शुरू में सब लोगों पर लागू नहीं हुए। द फ्रांस प्रॉफिटेड फ्रॉम स्लेवरी वाइल पर्चिंग लिबर्टी, ए मेजर कॉन्ट्राडिक्शन। दिस शोज द रिवॉल्यूशन आइडियल्स वर नॉट फुली अप्लाई टू ऑल द पीपल। ओके, नाउ द लेगेसी एंड इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चेंज द वर्ल्ड फॉर एवर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर लिया था। इट्स आइडियाज स्प्रेड फार बियॉन्ड फ्रांस एंड इंस्पायर्ड फ्रीडम मूवमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। इस फ्रांस ने इंस्पायर्ड किया था फ्रीडम के लिए। अब सबसे पहला इम्पैक्ट क्या था? स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज़। Concept of liberty, equality and fraternity inspired revolution across Europe and Latin America. The ideas that citizens have a right and can overthrow unjust government spread everywhere. मतलब spread of democratic ideas. फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ पूरी दुनिया में फैला दिए। इससे यूरोप और लैटिन अमेरिका के लोगों को इंस्पिरेशन मिली और लोगों ने सोचा अगर गवर्नमेंट अन्याय करे तो लोग उसे हटा सकते हैं, यानी encourage people to fight against injustice. Promoted that ideas that citizens have rights. फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने डेमोक्रेसी और सिटीजन्स राइट्स के आइडियाज़ को दुनिया भर में फैलाया। सेकेंड क्या है? एंड ऑफ feudalism. The feudal system where lords control peasants was abolished. Wherever Napoleon conquered, peasants gained freedom from serfdom. मतलब एंड ऑफ feudalism. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था। इसका मतलब ज़मींदार के स्पेशल राइट्स ख़त्म होते थे, किसानों को आज़ादी मिल गई, उन्हें ज़बरदस्ती काम यानी फोर्स लेबर नहीं करना पड़ा। पीसेंट्स को फेडरल सिस्टम से फ्रीडम मिल गया था। एबॉलिश द फेडरल सिस्टम, एबॉलिश मतलब ख़त्म होना। एंडेड द स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ नॉबल्स। नॉबल्स कौन थे? लैंडलॉर्ड्स। उनका स्पेशल प्रिविलेजेस ख़त्म कर दिया गया था, स्पेशल राइट्स। फ्रीड पीसेंट्स फ्रॉम फेडरल ड्यूज एंड फोर्स लेबर। पीसेंट्स को आज़ादी मिल गई फोर्स्ड लेबर से, उनको ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता था। गेव इक्वल राइट्स टू द कॉमन पीपल, और कॉमन पीपल को इक्वल राइट्स मिली। द थर्ड इज द नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन लीगल कोड इंट्रोड्यूस इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, द रिलीजियस फ्रीडम। इट बिकम द बेसिस लॉ इन मैनी कंट्री। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियनिक कोड बनाया। इसका मेन पॉइंट क्या था? सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, प्रॉपर्टी का राइट मिला, रिलीजियस फ्रीडम दी गई। ये लॉज बाद में बहुत सी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया। नेपोलियनिक कोड ने इक्वल लॉज और मॉडर्न लीगल सिस्टम को प्रमोट किया। मतलब इंट्रोड्यूस इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्टेड द राइट टू प्रॉपर्टी, इंश्योर रिलीजियस फ्रीडम एंड बिकम द बेसिस ऑफ द लीगल सिस्टम इन मैनी कंट्रीज। देन फोर्थ इम्पैक्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। इंडिया में कैसा प्रभाव था? इंडिया फ्रीडम फाइटर्स लाइक टीपू सुल्तान एंड लेटर नेशनलिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इंडिया में क्या प्रभाव था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया ने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जैसे टीपू सुल्तान
भी इंस्पायर हुए इससे। बाद में और भी इंडियन नेशनलिस्ट इससे इंस्पायर हुए। Influence on India inspired Indian freedom fighters like Tipu Sultan, encouraged the ideas of freedom, equality and nationalism, influenced the Indian national movement. मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को भी इंस्पायर किया। द फिफ्थ इम्पैक्ट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। मीन्स द रिवॉल्यूशन क्रिएटेड द मॉडर्न आइडिया ऑफ द नेशंस वेयर सिटीजन्स आर यूनाइटेड बाय शेयर लॉज एंड आइडेंटिटी, नॉट जस्ट लॉयल्टी टू किंग। अब क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब देश सिर्फ राजा का नहीं होता, देश उसके सिटीजन्स यानी नागरिकों का होता है। सब लोग मिलकर एक नेशंस बनाते हैं। नेशन स्टेट्स में सिटीजन देश की पहचान होते हैं, सिर्फ किंग नहीं। मतलब जो देश है नेशन, वो किससे बनता है, सिटीजन्स से। मतलब इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट, सिटीजन्स आर यूनाइटेड बाय शेयर्ड लॉ एंड आइडेंटिटी, लॉयल्टी शिफ्टेड फ्रॉम द किंग टू द नेशंस। मतलब अब जो लॉयल्टी है वो शिफ्ट हो चुकी थी। पहले सिर्फ किंग को इम्पोर्टेंट माना जाता था, अब वहाँ के नेशंस यानी सिटीजन्स को भी इम्पोर्टेंस माना गया। फिर आता है सिक्स्थ इम्पैक्ट, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, द आइडिया दैट गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय एंड आंसरेबल टू द सिटीजन बिकम द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सिखाया कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जानी चाहिए। मतलब लोगों के द्वारा चूज़ किए जाने चाहिए। गवर्नमेंट लोगों के प्रति जवाबदेह यानी अकाउंटेबल होनी चाहिए। यही मॉडर्न डेमोक्रेसी का बेस बना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने मॉडर्न डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रखी, यानी लेट द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट कर सकते थे, और गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। मतलब गवर्नमेंट लोगों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन का आंसर करने वाली होनी चाहिए। और प्रमोटेड पीपल पार्टिसिपेशंस इन गवर्नमेंट, मतलब अब पीपल्स का पार्टिसिपेशन भी हो सकता है गवर्नमेंट में। So now the overall impact is spread of democratic ideas, end of feudalism, Napoleonic Code, influence on India, concept of nation state and democracy। मतलब क्या क्या impact पड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। So these are the impacts due to the French Revolution। These were the glossaries, key terms जैसे state, tally, टिथ, स्टेट जनरल वगैरह क्या क्या होता है वो सब के बारे में है। दिस आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स, टाइमलाइंस, कब क्या हुआ था, आपको ये हेल्प करेगा। दिस वर्स द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, लाइक व्हाट आर द सबसिस्टेंट क्राइसिस, व्हाई डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन, व्हाट वाज द रेन ऑफ टेरर, हु वर द एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन, व्हाट रोल डिड वुमेन इन द रिवॉल्यूशन। एंड लॉन्ग आंसर्स में 5 मार्क्स में पूछे से डिस्क्राइब द थ्री स्टेट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी बिफोर द रिवॉल्यूशन। MCQ प्रैक्टिसेस लाइक व्हेन वाज द बेस्टाइल स्टॉर्म्ड, बेस्टाइल में अटैक कब हुआ था, 14 जुलाई 1789, who wrote the Declaration of the Right of Women for Citizens, तो आंसर था ओलम्प दे गूज। फिर आ जाता है जैकोबिन्स क्लब का लीडर कौन था, तो रॉबेस्पियर था। विच ग्रुप वर क्लासिफाइड एज पैसिव सिटीजन्स अंडर द 1791 कॉन्स्टिट्यूशन, तो पैसिव सिटीजन उसको बोलते थे जो टैक्स पे नहीं करता था, तो वो कौन थे, वुमेन एंड नॉन टैक्स पेयर्स, सर्वेंट्स वगैरह आ जाते थे इसमें। नेपोलियनिक कोड कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये 1804 में किया गया था। और ये आपका क्विक रिविजन्स के लिए 3 स्टेट्स क्या होती है, कॉजेज़ क्या थे, रिवॉल्यूशंस के की डेट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, पीपल्स इंपॉर्टेंट पीपल्स के नेम है ये सब, और वुमेंस का रोल क्या था, मोटो क्या था रिवॉल्यूशन का, और लेगेसी क्या थी यानी इम्पैक्ट क्या हुआ था, एंड ऑफ फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट और इंस्पायर वर्ल्ड रिवॉल्यूशन। ओके, सो हियर योर फर्स्ट चैप्टर इज़ completed. If you have any doubt, so you can write in a comment section. If you like my explanation, so like my video, subscribe my channel. I will make more explanation videos like this. Now you can take a screenshot